हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि एकदम आप ज़बरदस्त होंगे दोस्तों। तो स्वागत है फिर से आपका आपके यूट्यूब चैनल में एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए। फिर से क्लास 12 से रहने वाला है दोस्तों। क्लास 12 11th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों 11th 12th पढ़ने के लिए हमको 11th तो पढ़ना ही पड़ेगा और 11th के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। ओके, तो दोस्तों आज फिर हमारा एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट आने वाला है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, तो जो कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं आज फिर से, तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज ये क्लासेस जितनी भी होंगी आपको इसके अंदर एक संजीवनी बूटी क्वेश्चंस मिलने वाले। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो डेफिनेट लिख के देता हूँ, एग्जाम में आप एक एक क्वेश्चन का धुआं धुआं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो स्टार्ट करेंगे आज हम अपने क्वेश्चन 11 से। पहली क्लासेस में हमने 10 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हमारा 11 क्वेश्चन कुछ ये है क्या कि ये पहला क्वेश्चन आता है कि हेलो एल्केन रिएक्ट विद। अगर क्या होता है, हेलो एल्केन्स रिएक्ट करते हैं KCN से, तो हमारा इसमें क्या बनता है, एल्काइल साइनाइड बनता है। एल्काइल साइनाइड बनेगा। अगर हेलो एल्केन किसके साथ रिएक्ट करेंगे, हेलो एल्केन्स रिएक्ट करेंगे AgCN के साथ, तो हमारा इसमें क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। आइसोसाइनाइड बनता है। क्यों? यही तो रीजन है क्यों बनता है, ऐसा क्यों होता है। तो क्वेश्चन बिल्कुल मजेदार है, पहले क्वेश्चन पढ़िए। बोल देता हूं, हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड एंड as a means alkyl cyanide as a main product. Second case, while AgCN forms isocyanide, AgCN इसके साथ आइसोसाइनाइड बनाता है जो चीफ प्रोडक्ट होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्या रीज़न है इसके पीछे? तो आज हम रीज़न के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही मस्त चीज़ है दोस्तों, बिल्कुल ज़बरदस्त में है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और जिस भाई ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। ओके, बात करेंगे सबसे पहले बात की, बिल्कुल माइंड को रख के सुनिएगा, ये बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट बताऊंगा दोस्तों। क्या होगा, हमें पता है अगर फर्स्ट केस की बात आती है, केस 1 लिख देते हैं यहाँ पर, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या होता है, KCN होता है। हम कहते हैं कि इसका नेचर कैसा होगा, आयोनिक नेचर होगा। कैसा नेचर होता है, आयोनिक नेचर होगा। तो जब ये आयोनाइज होता है, क्या होता है दोस्तों, आयोनाइज होगा, तो हमें पता है कि जब आयोनाइज होता है तो क्या हो जाता है, अपने आयनों में टूट जाता है, K+ और Cn- बना लेता है। क्लियर? Cn- जब बनेगा तो अब ध्यान रखना कि Cn अगर है तो इसमें ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है और ये भी। दोनों एटम कार्बन और ये नाइट्रोजन दोनों में एक गुण होता है कि दोनों क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं ये। और हम यहां ये कह सकते हैं कि डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। ये लिखो, ये ऊपर वाला मत लिखो, नीचे का लिखो। तो दोनों के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। ओके, फिर भी इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों डोनेट करने की वजह से फिर भी अटैक करता है सी के साइड से। हमने कहा R है और C के साइड से ही ये अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है, नहीं पता हो तो समझ लो कि C के साइड से इसलिए अटैक करता है क्योंकि C जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। मोर स्टेबल होते हैं किसके कंपेयर में, एज कंपेयर टू CN। ध्यान रखना दोस्तों, यही बात, इसका यही रीजन आ गया क्या कि KCN आयोनाइज होके CN बनाता है और C और N दोनों के क्या होते हैं, दोनों के दोनों एटम डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, ये भी और ये भी। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर करते हैं तो इधर से क्यों नहीं करता, इधर से इसलिए नहीं करता, इधर से ही अटैक इसलिए करता है क्योंकि C और C, क्योंकि R मतलब एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है और एल्काइल ग्रुप में CH3 जरूर होगा और CN होगा।
समझ के चलो। तो सी ये हो गया और यहाँ पर सी एन, तो सी और सी में जो बॉन्डिंग होगी वो ज़्यादा स्टेबल होती है सी एन के कंपैरिजन में। सी की बॉन्डिंग जो होती है, सी जो बॉन्ड बनते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं सी एन के कंपैरिजन में। इसी वजह से ये क्या करता है, ये क्या बना लेता है, साइनाइड बना लेता है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। देखिए फिर से बता देता हूं कि KCN का क्या होता है, आयोनिक नेचर होता है और ये वाटर में आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज होने के बाद CN देता है। CN देगा तो इसमें CB और NB दोनों के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जब डोनेट करेंगे फिर भी अटैक करेगा C के साइड से। क्यों? क्योंकि एक अल्काइल ग्रुप का C और C दोनों में क्या होता है, CC जो बॉन्ड होते हैं वो CN बॉन्ड से ज़्यादा स्टेबल होते हैं और स्टेबिलिटी को महत्व दिया जाता है। दोस्तों स्टेबिलिटी को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो जब CC ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा CN से तो क्या होगा, C के साइड से वो अटैक होके क्या बना लेगा, साइनाइड बना लेगा। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। बात आता है केस सेकंड में। केस सेकंड क्या होगा, AgCN है। अगर बात कहें तो ये क्या होता है, कोवेलेंट नेचर होता है। किसका कोवेलेंट नेचर होता है, किसका, AgCN का। जब AgCN का कोवेलेंट नेचर हो गए तो दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। इस कंडीशन में N, सिर्फ N, ओनली N लिखेंगे, ओनली N डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। इस कंडीशन में AgCN क्या है, कोवेलेंट नेचर है। जिस कंडीशन में सिर्फ इसमें से C नहीं, अब N क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन पेयर जब डोनेट करेगा तो क्या बना लेगा, CH3NC बना लेगा दोस्तों। क्या बना लेगा, C, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है उसके साथ जुड़ जाएगा। इसमें भी उसी के साथ जुड़ता है, बट क्यों, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ध्यान रखना दोस्तों। अब इस कंडीशन में जब N क्या करेगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डायरेक्टली अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा और हम कहेंगे RNC। तो इस कंडीशन में हमारा आइसोसाइनाइड बन जाएगा। NC अगर होता तो आइसोसाइनाइड हो जाएगा। आई होप कि आपको दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा। दोस्तों बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट बताया आप लोगों को, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट। और ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। आई होप कि दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। समझ गए होंगे दोस्तों, बिल्कुल इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है कि स्टेप 1 इन SN1 रिएक्शन क्या होता है, इज द स्लोवेस्ट स्टेप, वाई। रीजन क्या है इसके पीछे कि क्या होता है कि SN1 में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्लोवेस्ट होता है, बहुत ही धीरे धीरे होता है फर्स्ट स्टेप, बहुत ही धीरे SN1 रिएक्शन में। तो दोस्तों पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी के बेसिस पर। स्टेबिलिटी, अगर SN1 की स्टेबिलिटी करते हैं तो टर्चरी ज़्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी उससे कम होता है, प्राइमरी उससे कम होता है। ये बेसिक चीज़ है, उससे रिलेटेड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जो समझना है। बट अगर हम SN2 की बात कहेंगे तो प्राइमरी ज़्यादा होता है, सेकेंडरी उससे कम होता है, टर्चरी सबसे कम होता है, जस्ट अपोजिट है। SN1 में टर्चरी ज़्यादा स्टेबल होगा, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा और इसमें प्राइमरी ज़्यादा होगा। समझ गए होंगे, हाँ। अब हम बात करते हैं सिंपली सी कि फर्स्ट स्टेप जो है SN1 रिएक्शन के अंदर, तो SN1 रिएक्शन के अंदर हम ऐसे लिख सकते हैं Br, CH3 कुछ इस टाइप से है। ये टर्चरी ग्रुप है दोस्तों, ये रिएक्टिव होगा किसके रेस्पेक्ट में, SN1 के रेस्पेक्ट में। बात करेंगे, अब हमने कहा ये स्लोवेस्ट, यहां से यहां पर क्या हो रहा है, C और ये प्लस बन गया CH3 और ये CH3 और ये भी CH3 और प्लस Br माइनस बन गया। दोस्तों ध्यान रखना, यहां से जब ये बन रहा है, ये फर्स्ट स्टेप है,
सेकेंड स्टेप, ये कार्बोकैटायन पर OH अटैक करेगा और क्या बना लेगा, अल्कोहल बनाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप बहुत ही स्लो चलता है। क्यों है, इसका पीछे रीजन क्या है? तो रीजन सिंपल सी दिख रहा होगा, C और Br है ये दोस्तों। CBr जो बॉन्ड है ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। CBr जो बॉन्ड होगा ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा दोस्तों। ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, जिसको तोड़ने के लिए ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है। ओके ना, विच दिस CBr बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड which requires, लिखेंगे requires a large amount of energy to form कार्बोकैटायन। और हम ये कहते हैं कि जो क्या होगा, जो बॉन्ड होगा इसको तोड़ने के लिए क्या होती है, सॉल्वेशन के रेस्पेक्ट में हम नहीं लिखते हैं, सिंपल इसके रेस्पेक्ट में दे दो। तो क्या होगा कि जब CBr बॉन्ड जब तक टूटेगा नहीं तब तक ये कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। और इसको तोड़ने के लिए, इसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इस वाले को तोड़ने के लिए हमें लार्ज अमाउंट में हीट की जरूरत पड़ती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और जब माना कि अगर सिंपल बात कही जाए, सुनो एक एग्जांपल बताता हूं। स्कूल का टाइम कितना होता है, 8 to 2 होता है। मान लिया 8 AM से 2 PM होता है। सुबह को ब्रेकफास्ट करके जाते हो और 8 से 2 PM तक हम पूरा स्कूल में बिताते हैं। अब 2 PM के बाद अगर माना 3 PM से 5 PM तक हमारा कोई भी ट्यूशन रख दिया जाए, यहाँ पर ट्यूशन, ध्यान रखो हम अलग से एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं यहाँ पर। तो जो हम खा के जाते हैं सुबह को, जो हमने खाया, तो हमारा जो पूरा एनर्जी होती है, पूरी एनर्जी वो यहीं पर लग जाती है। ठीक है, हमारी मैक्सिमम एनर्जी बॉडी की वो यहीं पर लग जाती है। उसके बाद हम जब यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर इतना ज़्यादा एनर्जी हमारे पास नहीं रहती, जिससे हमारा यहाँ पर मन नहीं लगता। जो पढ़ाई इतनी हमारी यहाँ हो जाती है वो हमारी यहाँ पर नहीं हो पाती। तो जब यहाँ नहीं एनर्जी कम, क्या नहीं हो पाती, पढ़ाई यहाँ नहीं हो पाती, यहाँ पर ज़्यादा हुई, यहाँ पर कम हुई। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एनर्जी कम हो जाती है, तो रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, धीरे धीरे हो जाएगी, पढ़ाई भी कम कम होने लगेगी, धीरे धीरे होने लगेगी। तो जितनी एनर्जी होती है वो यहीं पर खत्म हो जाएगी, यहीं पर खत्म हो जाएगी। इस रिएक्शन की मैक्सिमम एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने में चली जाएगी। जब चली जाएगी तो यहाँ पर इतनी एनर्जी नहीं बचेगी, यहाँ से ये बनाने के लिए C+ बनाने की इतनी एनर्जी नहीं बचेगी जिससे ये रिएक्शन तेजी से हो सके। तो ये क्या हो जाता है, इसी के कारण क्या हो जाएगा, SN1 में फर्स्ट स्टेप SN1 का क्या हो जाता है, स्लोवेस्ट हो जाता है। फिर से सुन लो, CBr तोड़ने के लिए लार्ज अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि ये बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और क्या बनाने के लिए, कार्बोकैटायन बनाने के लिए हमें क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इसको बॉन्ड तोड़ने के लिए, तभी ये क्या स्टेप क्या होता है, स्लोवेस्ट होता है दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल मस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल जबरदस्त है दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन छोड़ने की गलती ना कीजिए दोस्तों, एक एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चंस के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, व्हाई? सुन लो दोस्तों, आयोडीन को क्या माना गया है कि आयोडीन जो होता है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप के नाम से जाना जाता है। कि रीजन क्या है इसके पीछे, तो रीजन इसके पीछे ये है कि जैसे हमें पता है कि ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो साइज क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है, पता होगा। जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज क्या होगा, ये F का है, ये Cl का है, ये Br का है और ये I का है। साइज क्या हो गया, बढ़ गया। तो सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा, I का हो जाएगा। ओके, जब बड़ा हो जाएगा तो कहेंगे बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी,
बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। साइज बढ़ा, साइज इंक्रीज हुआ, बॉन्ड लेंथ बढ़ी। जब बॉन्ड लेंथ बढ़ी तो न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में, न्यूक्लियोफाइल इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल इट रिलीज it release very fast। क्या होगा, साइज बड़ा हो गया, बॉन्ड लेंथ बड़ी हो गई। जब बॉन्ड लेंथ बड़ी हो गई और कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाता है तो न्यूक्लियोफाइल जैसे यहां पर आता है तो ये अपना निकल के चला जाता है। कौन, इट रिलीज वेरी फास्ट, कौन, आयोडीन निकल के बहुत जल्दी निकल जाता है जैसे न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में। सुन लो, साइज बड़ा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में ये क्या होता है, बहुत तेजी के साथ निकल जाता है। कि जितना बॉन्ड लेंथ बड़ी होती रहेगी वो आसानी से उतना दूर जाता रहेगा। जितना माना जितना साइज बढ़ जाएगा उससे क्या हो जाएगा, उतनी तेजी के साथ वो निकल जाता है। तोड़ के अपना बॉन्ड तोड़ा और निकल गया, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। समझो फिर से, साइज बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में ये बहुत तेजी के साथ निकल जाता है। तो यही रीजन है कि आयोडीन को क्या माना जाता है, बेटर लिविंग ग्रुप के नाम से जाना जाता है। आई होप कि ये वाला भी कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ओके दोस्तों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों आप लोगों ने। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट फास्ट लीजिएगा, क्योंकि अगर लगता है कि कुछ थोड़ा फास्ट है तो आप वीडियो को रोक कर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ओके, बात करेंगे 14 क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14। ओके, 14 नंबर क्या कहता है कि हेलोएरिन जो होते हैं, हेलोएरिन आर लेस रिएक्टिव, हेलोएरिन आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन, हेलोएल्केन्स टू वर्ड्स किसके टू वर्ड में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। व्हाई? क्वेश्चन ये आता है दोस्तों, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये भी, कि क्वेश्चन ये कहता है कि हेलोएरिन, एरिन का मतलब है बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर Cl लगा हुआ है, हेलोजन ग्रुप, हेलोएरिन। ये लेस रिएक्टिव होते हैं किसके कंपेयर में, हेलोएल्केन CH3Cl। ये ज़्यादा होते हैं, ये कम रिएक्टिव होते हैं, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टूवर्ड में। रीज़न क्या है कि ये कम रिएक्टिव होते हैं, ये ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों हम इसको कॉन्सेप्ट को हाइब्रिडाइजेशन से देखेंगे। तो हमें पता है कि इसके अंदर बात आती है, इसको मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हेलोएरिन है, इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। नाम क्या है इसका, क्लोरोबेंजीन नाम है इसका। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो इसमें कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जबकि इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम भी लिख लेते हैं क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। अगर इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका होता है sp3। तो sp3 क्या है, अब इसमें बात करेंगे तो s के करैक्टर यहां पर ज्यादा है पर s के करैक्टर यहां पर कम है। समझ आए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट इजी है। sp2 sp3, sp2 है तो s के करैक्टर ज्यादा है, यहां पर s के करैक्टर कम। और जब s के करैक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाएगी। सुनिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिख देता हूं, निगेटिविटी पूरा करके लिख दो, क्या जाता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब देखो दो चीजें आ गई यहां पर, sp2 है, यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है।
sp2 में बेंजीन, ध्यान रखना sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल होंगे तो वहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा। तो sp2 है, यहाँ पर sp3 है। s के करैक्टर यहाँ ज़्यादा हैं पर s के करैक्टर यहाँ पर कम है। अगर इसको थोड़ा डिवाइड किया तो p के कितने 25 हो गए और s के कितने हो गए 50 हो गए, तो 25 25 50 और 50 100 हो गए। इसमें p के कितने हो गए 25 हो गए और s के कितने हो गए 25 हो गए। ठीक है, 25 3 जा, क्योंकि 3 है तो 3 क्या 75 और ये कितना हो गया 25, तो टोटल मिला के 100 हो गया। सेम वही p के 2 है तो 2 की मल्टीपल 50 और 50 ये हो गया, तो ये भी कुल मिला के 100 हो गया। ओके, तो हम ये बात कहेंगे कि p के करैक्टर s के करैक्टर यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है। जहाँ s के करैक्टर ज़्यादा होते हैं वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। s करैक्टर कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। और एक बात तुम लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या काम करती है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनों को उतनी तेज क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन इंक्रीजेज। इलेक्ट्रॉनों का अट्रैक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही इंक्रीज होगा वो अपनी तरफ खींचेगा तो बॉन्ड क्या हो जाएंगे, बॉन्ड शॉर्टर हो जाएगा। ध्यान रखो, बॉन्ड क्या हो जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ, कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो जब खींचेगा तो शॉर्ट हो जाएगा। इसमें शॉर्टर होगा और इसमें इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसमें बॉन्ड क्या रहेगा, लॉन्गर रहेगा। बॉन्ड क्या रहेगा, लॉन्गर रहेगा। और एक बात हमें अच्छी तरीके से पता है कि अगर बॉन्ड शॉर्टर होता है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। क्या होती है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और लॉन्गर के लिए एनर्जी की ज़रूरत कम होती है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं शॉर्टर बॉन्ड नीडेड, शॉर्टर बॉन्ड रिक्वायर्स more energy to break as compared to longer bond। और यही रीजन हो गया दोस्तों, यही इसका रीजन है कि हेलो एरीन लेस रिएक्टिव हो जाती हैं हेलो एल्केन से। हेलो एरीन इसी वजह से क्या हो जाएंगी, लेस रिएक्टिव हो जाएंगी हेलो एल्केन से। फिर से सुन लो, हेलो एरीन ये, हेलो एल्केन ये। एरीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन और इसके अंदर sp3। sp2 होगा तो s करैक्टर ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। s करैक्टर यहाँ पर कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। ज़्यादा होगा s करैक्टर तो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की पावर भी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की पावर बढ़ जाएगी। जब बढ़ेगी, जब खींच रहा है इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड शॉर्टर हो जाएगा, इसमें बॉन्ड लॉन्गर हो जाएगा। और हमें ये पता है कि शॉर्टर बॉन्ड को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है टूटने के लिए लॉन्गर बॉन्ड के कंपेयर में। तो यही रीज़न हो जाएगा कि हेलो एरीन लेस रिएक्टिव हो जाते हैं किसके टू वर्ड में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टू वर्ड में। दोस्तों एक सिंपल चीज़ें बताइए, बिल्कुल सिंपल। बाकी इसके तो और बड़ी स्टेप, इनस्टेबिलिटी, रेजोनेंस के बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये सबसे ईजी कॉन्सेप्ट है दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो बात करते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और है इसके अंदर। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यस, बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, 15 क्वेश्चन की। दोस्तों 15 क्वेश्चन कुछ रहने वाला है। यस, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों रहने वाला है कि 15 क्वेश्चन कि नाइट्रो ग्रुप shows its effect at ortho and para position not at the meta position। why the meta position, why? सिंपल सा है दोस्तों, क्या है कि इन्होंने ये कहा गया कि पहले ऑर्थो मेटा पैरा जान लेते हैं कि ये तो पोजीशन ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है।
ओके, 3 पोजीशन बेंजीन की होती हैं, ऑर्थो, मेटा, पैरा। बात करते हैं नाइट्रो ग्रुप जो होगा, नाइट्रो ग्रुप ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, या फिर नाइट्रो ग्रुप डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो एंड पैरा पर, मेटा पर नहीं होता, ऐसे भी आ सकता है, डायरेक्टिंग के बेसिस पे भी आ सकता है कि हमने कहा गया नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर NO2 होगा या यहाँ पर NO2 होगा, यहाँ पर नहीं होता। क्यों नहीं होता, रीजन क्या है? इसके पीछे ये है कि सबसे पहली बात नाइट्रो ग्रुप क्या है, NO2 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। इलेक्ट्रॉन वहीं से तो खींचेगा जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, डेफिनेटली जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहीं से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मेटा पर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, ऑर्थो और पैरा पर ज्यादा होते हैं, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे वहीं से तो खींचेगा। और ऑर्थो और पैरा से ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, और जब इलेक्ट्रॉनों को खींच लिया, माना कि इसने इलेक्ट्रॉनों को यहां था और यहां से इलेक्ट्रॉनों को इसने खींच लिया, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए, यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सब निकल चुके हैं यहां से। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की अब क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये साइट एक्टिव हो जाती है, किसके लिए? न्यूक्लियोफाइल अटैक के लिए। सो नाइट्रो ग्रुप facilitate for the attack of nucleophile। सुन लो फिर से, ऑर्थो पैरा पर होता है, मेटा पर नहीं होता, यही रीजन है कि इन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। NO2 क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और उसको फैसिलिटेट कर देता है, किसके लिए? न्यूक्लियोफाइल अटैक के लिए तैयार कर देता है। उस साइड को जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज निगेटिव है, तो वहां जाके अटैक कर जाएगा। तो ये कहेंगे कि नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और क्या काम करता है? वो उस पोजीशन को किसके अटैक के लिए फैसिलिटेट करता है? न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए क्या कर देता है? फैसिलिटेट कर देता है। दोस्तों इतना सा ही इसका आंसर था। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए आपको हमारी क्लास आज का कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, और आपको इससे रिलेटेड कुछ भी अगर हमें कमेंट्स में देना है, कुछ भी सजेशन देना है, तो आप प्लीज़ हमें बेझिझक होकर निसंकोच होकर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास बस इतनी ही थी। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए मस्त और नए टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।